मैं अपने दोस्त के साथ एक मोहल्ले की सुनसान गलियों में चक्कर काट रहा था। हम मोटरसाइकिल पर थे। हमारा इरादा किसी मोटरसाइकिल वाले को ही लूटने का था, लेकिन गली इतनी सुनसान थी कि कोई भी मोटरसाइकिल और गाड़ी हमें आती नजर नहीं आ रही थी कि जिसे रोककर हम पिस्तौल दिखाते, उसे डराते धमकाते और कीमती सामान और पैसा उससे हथिया लेते। मुझे ये काम करते हुए लगभग 1.5 साल हो चुका था, लेकिन मेरा दोस्त अभी अनाड़ी था। उसे अभी कुछ ही दिन हुए थे, यही कोई हफ्ता 10 दिन। इसलिए रिवॉल्वर हाथ में पकड़ते हुए भी उसके हाथ कांपने लग जाते थे। अगर हम कहीं चोरी करते, किसी औरत का जेवर उतारते और अगर वो औरत रोने लगती तो मेरा दोस्त कहता, यार जाने दे, ये औरत तो मुझे शक्ल से ही मजलूम लगती है। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर मैं उसे गुस्से से घूरने लगता। पिछले 4-5 दिन से मैं अलग अलग मोहल्ले के सड़कों की खाक छान चुका था, लेकिन 4-5 दिनों में मुझे नाकामी का मुंह ही देखना पड़ा था। कोई भी शिकार हमारे हाथ नहीं आया था। अब तो हमें कोई गाड़ी मोटरसाइकिल नजर नहीं आ रही थी, और अगर कोई आदमी काबू में आ भी जाता तब भी उसकी जेब से बिजली और गैस के बिल ही निकलते थे। 4 दिन में मैंने कुछ भी चोरी नहीं की थी। मैंने सोचा क्यों ना हम आज एक घर पर ही जाकर डाका डाल लें, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। जिस इलाके में हम मौजूद थे वहाँ ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास घराने ही थे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि इस बार मैं किसी भी कीमत पर खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ये सोचकर ही जिस दरवाजे के बाहर हम लोग खड़े थे उसी की दीवार फलांग कर अंदर चले गए। उस वक्त आंगन में अंधेरे का राज था। मेरे हाथ में छोटी सी एक टॉर्च लाइट थी। मैंने वो टॉर्च लाइट जलाई तो ये देखकर हैरत हुई थी कि वो घर तो बहुत ही छोटा सा था। आंगन में 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थीं, जहाँ पर 2 औरतें लेटी हुई थीं। मैंने अपने दोस्त से धीरे से सरगोशी की कि सबसे पहले इनके कमरे की तलाशी लेते हैं, जो कुछ भी होगा कमरे में होगा। धीरे से चलते हुए हम उस घर के कमरे में चले गए थे। कमरे में एक पुराना सा पलंग पड़ा हुआ था और लोहे की अलमारी रखी थी, जिसमें चाबियां भी लगी हुई थीं। मैंने अलमारी खोलकर देखा तो बिल्कुल खाली थी। कपड़ों के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने सारे कपड़े उठा उठाकर जमीन पर फेंक दिया था। एक एक चीज देख ली थी, लेकिन अलमारी में से कोई भी कीमती चीज नहीं मिली थी। ये देखकर मैं फिर से मायूस हुआ था, लेकिन मुझे अब गुस्सा भी आने लगा था। इसी तरह मैं दूसरे कमरे में भी गया। हर चीज तहस नहस करके रख दी थी, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली थी। अब तो मेरा खून गुस्से के मारे खौल उठा था। 4 दिन से एक भी चोरी नहीं की थी। पता नहीं लोगों में इतनी गरीबी क्यों छा गई थी। घर में कुछ था ही नहीं कि जिसकी चोरी की जाती। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आया तो आंगन में चारपाई पर बैठी औरत को देखकर चौंक गया था। वो औरत लगभग 50 साल की उम्र की थी, जो चारपाई पर उठकर बैठ चुकी थी और आंखें फाड़े हमें ही देख रही थी। उसके बराबर में सो रही लड़की अब भी गहरी नींद में थी। 4-5 दिन से मैं नाकामी का मुंह देख रहा था। मुझे न जाने क्यों उस बुढ़िया पर गुस्सा आने लगा। मैं उसके पास गया। मैंने कहा, जल्दी से खड़ी हो और सोना चांदी पैसा घर में जो भी है लाकर मुझे दे दे। मेरे ऊंचा ऊंचा बोलने पर वो लड़की भी उठकर बैठ गई थी। शायद इस बुढ़िया की बेटी थी। मैंने टॉर्च लाइट जब उसके चेहरे पर डाली तो मेरे होश उड़ गए थे। वो लड़की तो बेहद खूबसूरत थी। यूं हम दोनों को अपने घर में देखकर वो भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। कम उम्र थी, 17-18 साल की लड़की थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाता उस बुढ़िया के पास आया। जेब से पिस्तौल निकालकर उसके सर पर रख दी। ये देखकर वो लड़की चीख पड़ी थी। कहने लगी, भगवान के लिए मेरी माँ को कुछ मत करना। मैंने उस बुढ़िया से कहा कि जल्दी से अपने घर में जो भी सोना चांदी पैसा है मुझे ला कर दे, वरना मैं तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। मेरी बात सुनकर बुढ़िया रोने लगी। कहने लगी, बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, हम तो खुद गरीब लोग हैं। बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। जो कमाते हैं वो रोज ही ख़त्म हो जाता है। मैंने कहा, खबरदार, जो तूने मुझे अपनी गरीबी के दुखड़े सुनाने शुरू किए, मैं खाली हाथ तेरे घर से हरगिज नहीं जाऊंगा। मैंने पिस्टल उस बुढ़िया औरत के सर पर तानी हुई थी और वो लड़की ये देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। डर के मारे थर थर काँप रही थी, साथ ही साथ रो भी रही थी। वो औरत कहने लगी, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने पिस्टल के बटन पर उंगली रखकर दबाना शुरू ही की थी कि तभी वो लड़की अचानक से हाथ जोड़कर मेरे सामने आ गई। कहने लगी, भगवान के लिए मेरी माँ को कुछ मत करना, मैं देती हूँ तुम्हें सोना भी और पैसे भी। ये सुनकर मैंने हैरत से उस लड़की को देखा था। वो लड़की तो बहुत ही डरपोक थी, बहुत घबराई हुई थी और इस हालत में उसका हुस्न देखने लायक था। मैं न चाहते हुए भी उसे ही देखे जा रहा था। पूरे घर की तलाशी तो मैं पहले ही अच्छी तरह ले चुका था। घर में कुछ भी न था, फिर वो कहाँ से मुझे सोना चांदी देती। मैं तो बस उस औरत को परेशान और डराने की कोशिश कर रहा था।
ताकि अपना डर और खौफ फैलाकर वहाँ से चला जाऊं। मैंने पिस्तौल औरत के सर से हटाई और उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, चलो मेरे साथ। तुमने जेवर और पैसा आखिर कहाँ छुपा रखा है? मुझे लगा वो लड़की मुझे कमरे में लेकर जाएगी, लेकिन वो मुझे कमरे में लेकर नहीं गई थी, बल्कि मुझे आंगन में लगे एक पेड़ के नीचे लेकर आ गई और एक जगह बैठकर मिट्टी खोदने लगी। ये देखकर मेरी अक्ल हैरान हुई थी। उसने कहा, पैसे छिपा रखे थे मैंने यहीं इसी जगह पर। उसने जल्दी जल्दी एक गहरा सा गड्ढा खोदा और फिर 10,000 रुपये उस गड्ढे से निकाल कर मुझे देने लगी। साथ में सोने की एक चैन और एक अंगूठी भी थी, वो भी उसने मेरे हाथ पर रख दी। मैं उसे ही देख रहा था। उसके हाथ बेहद दूधिया थे, खुद भी दूधिया रंगत की मालिक थी। उसके चेहरे के नक्श भी बहुत हसीन थे। इस वक्त वो मिट्टी खोदने में इस कदर बिजी थी कि उसे अपने दुपट्टे का भी होश नहीं था, जो उतरकर उसकी गोद में गिर चुका था। मेरी नजरें थीं कि उससे हटने को तैयार न थीं। न जाने क्यों मेरा दिल उस लड़की पर बेईमान सा हो चुका था। हालांकि मैं खुद शादीशुदा था, मेरी पत्नी थी, मेरी एक बेटी थी। चोरी करना मेरी मजबूरी थी और वो थी मेरी गरीबी। फिर मैं जब घर पर फाके होने लगे तो मैं हर जायज नाजायज तरीके से कमाना शुरू कर दिया था, क्योंकि दिन भर की मेहनत मजदूरी के बाद भी मैं इतने पैसे घर नहीं ला पाता था जिससे अपनी पत्नी और अपनी बच्ची का पेट भर सकता। और एक दिन की चोरी हमें इतना दे जाती थी कि हम हफ्ता भर बैठकर आराम से खा पी सकते थे। मेरी पत्नी ने आज तक मुझसे नहीं पूछा था कि मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ जायज़ कमाई है या फिर नाजायज़। वो तो मेरी जेब से पैसे निकालती, नई नई चीज़ें घर के लिए ले लेती थी। मेरे घर में बहुत जल्दी एसी, फ्रिज, यहाँ तक कि नया फर्नीचर सब कुछ आ चुका था। मैंने चोरियाँ लगभग 1-1.5 साल पहले शुरू की थीं, लेकिन कभी किसी औरत की तरफ गंदी नज़र से नहीं देखा था। लेकिन ये सच है कि उस लड़की के हुस्न पर मैं मर मिटा था। उस लड़की ने सब कुछ निकाल कर मेरे हाथ में रख दिया था। कहने लगी, बस अब और कुछ नहीं है हमारे पास। भगवान के लिए मेरी माँ को कुछ मत कहना। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं और मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है। वो लड़की मेरे हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, लेकिन मेरी नज़रें तो अब भी उसके हुस्न पर टिकी हुई थीं, जो मुझे बुरी तरह घायल कर चुका था। मैंने जेवर और पैसे अपने दोस्त को पकड़ाए और कहा, इन सबको रुमाल में बांध लो। वो औरत रोते हुए कहने लगी कि ये मैंने अपनी बच्ची के दहेज के लिए इकट्ठे किए हैं। पाई पाई करके मैंने ये सामान जोड़ा है। भगवान के लिए ये सब कुछ लेकर मत जाओ, किसी गरीब की हाय मत लो। मैंने पाई पाई जोड़कर ये सब कुछ बनाया है। लेकिन मुझ पर उनके आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ था। मैं इतने पाप कर चुका था कि मेरे दिल पर काली स्याही फैल चुकी थी। अब किसी के आंसू विनती करना मुझ पर असर नहीं करता था। जाने से पहले मैंने उस लड़की से कहा, मेरे साथ कमरे में चलो। ये सुनना था कि उस लड़की के साथ उसकी माँ का भी रंग उड़ गया था। उसकी माँ जल्दी से मेरे पैरों में गिर गई, कहने लगी, भगवान के लिए ये जुल्म मत करना। जो कुछ हमारे घर में जमा पूंजी थी वो सब कुछ तुम लेकर जा रहे हो। ठीक है, ले जाओ, हम मना नहीं करते। बल्कि मेरी बच्ची ने खुद अपने हाथों से निकाल कर वो जमा पूंजी तुम्हें दे दी है, लेकिन मेरी बच्ची को बर्बाद मत करना। ये सब सुनकर मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, ये क्या कर रहे हो तुम? देखो, चोरी तक तो बात ठीक है, लेकिन ये सब करना पाप है। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने पिस्टल उसके सर पर तान दी थी। मैंने कहा, ज़्यादा बकवास की तो तुम्हें भून कर रख दूंगा। शैतान पूरी तरह मेरे दिमाग पर हावी हो चुका था। मुझे किसी भी बात का कोई एहसास नहीं था। मैंने बड़ी बेदर्दी से उस लड़की का बाजू पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे में ले जाने लगा। वो लड़की रोने लगी, अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे बचा लो। फिर मुझसे कहने लगी, भगवान के लिए मुझे बर्बाद मत करो। मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरा रिश्ता टूट जाएगा। कोई भी लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। भगवान के लिए मेरी इज्जत पर दाग मत लगाओ। वो रो रही थी, हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, यहाँ तक कि मेरे पैरों में गिर पड़ी थी। लेकिन मेरी आंखों में तो इस वक्त शायद पट्टी बंध चुकी थी। मैंने उसकी इज्जत को बुरी तरह तार तार करके रख दिया था। बड़ी ही बेरहमी से मैं उसके साथ पेश आया था। वो खुद को मुझसे छुड़ाने लगती तो मैं उसे मारने लगता। उसकी इज्जत को रौंद के मैं कमरे से बाहर आया था। उसकी सिसकियों की आवाज़ें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं बाहर आया तो उसकी माँ बेजान शरीर के साथ चारपाई पर बैठी हुई थी। उसकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। नज़र झुकाए वो यूं बैठी थी जैसे अपना सब कुछ हार बैठी हो। लेकिन मैं कमीनगी से हंसता हुआ वहाँ से बाहर चला गया था। अपने किए पर मुझे कोई भी अफसोस नहीं था। जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो नया नया इस काम में शामिल हुआ था, इसलिए उसका ज़मीर पूरी तरह मरा नहीं था। मैंने तो गरीबी के हाथों मजबूर होकर बहुत जल्दी ही अपने ज़मीर का गला घोंट कर उसे मार दिया था।
पहले मैंने चोरी चकारी शुरू की और फिर शराब भी पीने लगा था, और आज तो मैंने ये पाप भी कर लिया था। मुझे ना पहली चोरी करते हुए शर्म आई थी, और ना ही पहली बार शराब का गिलास पीते हुए, और ना ही आज ये पाप करते हुए मुझे शर्म आई थी, और ना ही कोई अफसोस था। मेरा दोस्त मुझे नफरत और गिरी हुई नज़र से देख रहा था, और फिर तेज तेज कदम उठाकर मुझसे आगे चलने लगा। कहने लगा, चोरी तक तो ठीक था, तुम गरीबी के हाथों मजबूर थे, और मैं भी गरीबी का सताया हुआ था, तभी तो तुम्हारे साथ चोरी में शामिल हो गया था। मगर हमारे उसूलों में ये कहीं भी नहीं लिखा कि हम किसी औरत की इज्जत तार तार करें। उस लड़की की इज्जत खराब करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारी जमीन ने तुम्हें ललकारा नहीं, क्योंकि तुम भी तो बेटी और पत्नी वाले हो। उसने मेरी गैरत जगाने के लिए अभी बस इतना ही कहा था कि मैंने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया था। अगले ही पल मैंने उसका गिरेबान पकड़ा और वहीं सड़क पर गिराकर पिस्टल उसके सर पर तान दी थी। मैंने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम लेने की? इतना कहकर मैंने उसे पिस्टल के बट से मारना शुरू कर दिया। उसके माथे से खून का फव्वारा निकला था। वो मुझे धक्का देकर दूर कर रहा था। कहने लगा, मैं गरीबी के हाथों मजबूर होकर चोरी करने पर मजबूर जरूर हुआ हूँ, मगर मैं बेगैरत और बेजमीर नहीं हूँ कि किसी मासूम लड़की की इज्जत को तार तार होता देखूं और कुछ भी ना बोलूं। वो मुझे धक्का देकर वहां से जा चुका था, और मैं उसे कह रहा था कि तुझे मैं इस गिरोह से निकलवा कर रहूँगा। मैं तुझे अब इस गैंग में शामिल रखना ही नहीं चाहता। मैं उसे बुरा भला कहता हुआ आगे बढ़ने लगा। मुझे कुछ साल पहले का एक हादसा याद आने लगा जो मैंने ऐसे ही अपनी आंखों के सामने देखा था। वो पहली बार था जब मैं गरीबी के हाथों सताया हुआ था और इस गैंग में नया नया शामिल हुआ था। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर दी थी, ताकि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा अफसर बन सकूं और उन्हें खूब कमा कर दे सकूं, उनका नाम रोशन कर सकूं। जब मैंने पढ़ाई पूरी कर ली तो डिग्री लिए हर कंपनी में जाकर इंटरव्यू देने लगा, मगर जहां भी जाता मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे और पहुंच वाले लोग वहां मौजूद होते थे। हर जगह सिफारिश काम आ जाती थी। मुझे हर जगह ये देखकर मायूसी होती है कि कहीं मैं यहाँ भी रिजेक्ट ना हो जाऊँ। मुझे पहले ही वहाँ पहुँचे हुए लोग मौजूद होते थे। कुछ लोग मेरे जैसे भी होते थे जो मायूसी भरी बातें करते थे। कहने लगते, ये तो सारा सिफारिश का काम होता है। हमसे कम ग्रेड लेने वाले लड़के की अभी अभी हमारे सामने ही सिफारिश आई है। ये लड़का उस नौकरी के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब हमारा यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा ही नहीं। फिर भी किस्मत आजमा लेते हैं, मगर हमें विश्वास है हमारी नौकरी नहीं लगेगी। हर तरफ सिफारिश का राज था। मैंने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, मगर कोई ख़ास रिस्पॉन्स ना मिल सका। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। मेरे पापा दिन रात मेहनत कर करके बिस्तर पर जा लगे थे। एक वक्त वो भी आया जब मेरे बाप बीमारी की हालत में ही इस दुनिया से चले गए और अकेली मेरी बूढ़ी माँ रह गई। माँ ने अपना जेवर बेचा और मुझे दुकान खोलने के लिए कहा। मैंने किराने का एक स्टोर खोल लिया था। उन्हीं दिनों मेरी माँ ने मेरी शादी करवा दी थी। मेरी पत्नी बड़ी ही अच्छी लड़की थी। पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए ज़्यादा समझ नहीं रखती थी, मगर उसने बच्ची की परवरिश बहुत ही अच्छी की थी। एक दिन बीमारी की हालत में मेरी माँ भी चली गई। मैं इतना नहीं कमा पाता था कि अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवा पाता। दिन ब दिन डिप्रेशन और टेंशन ने मुझे जकड़ रखा था। एक दिन जब मैं सुबह सुबह उठकर दुकान जाने लगा तो मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ था। जब दुकान का शटर खोल कर देखा तो मेरा पूरा शरीर कांप उठा था, क्योंकि दुकान पूरी खाली पड़ी हुई थी। एक सिक्का भी मेरी दुकान में मौजूद न था। सारा सामान चोरी हो चुका था और मैं कंगाल हो गया था। चोर मेरी दुकान पर हाथ साफ करके जा चुके थे। सारा सामान भी ले गए थे। दुकान का किराया मेरे सर पर उधार था। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे हाथ में एक पाई भी नहीं बची थी। मैं घर पर पड़ा रहता, कोई काम धंधा था नहीं। जैसे तैसे करके मैंने खुद को संभाला था और दुकान का किराया चुकाया। सोचने लगा, आखिर अब क्या करूं? घर में फाके पड़ने लगे थे। ऊपर से बिजली का बिल और गैस की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। तभी मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई थी। मुझे सड़क किनारे मायूस बैठा देखकर वो मेरे पास चला आया था और जब वजह पूछने लगा, मैंने उसे बताया कि मुझे नौकरी दिलवाने की कृपा करें, मैं बहुत मुसीबत से गुजर रहा हूँ। मेरी हालत को देखते हुए उसने मुझे नौकरी दिलवाने का वादा किया था और फिर अपने साथ ले गया। लेकिन मुझे पहले ये नहीं पता था ये लोग मुझसे क्या काम करवाएंगे। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि ये लोग मुझसे चोरी चकारी करवाना चाहते थे। मेरा ज़मीर फ़ौरन जाग उठा था। मैंने मना कर दिया। मैंने जब बीवी बच्चों को भूखा देखा तो फिर मजबूरन उनके पास दोबारा चला गया।
मैंने कहा कि मैं भी छोटी मोटी चोरी कर लिया करूँगा, मगर इससे बड़ा पाप कभी नहीं करूँगा। वो लोग मान गए थे। मेरी पहली चोरी थी जब मैं उनके साथ एक घर में गया था। उन्होंने वहाँ एक लड़की के साथ ऐसे ही जुल्म किया था जैसे आज मैंने किया था। मैंने ये जब मंजर देखा था तो उन्हें गाली गलौज देने लगा था और घर से निकल आया। मगर वो लोग कहने लगे, अभी तुम इस मामले में नए नए हो इसलिए ऐसा कर रहे हो, जब तुम्हें आदत हो जाएगी तुम्हें ये सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। और फिर वाकई मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी और आज पहली बार मैंने ये सब कर भी लिया था। मैं बहुत खुश था। एक तो उस खूबसूरत लड़की के साथ रात रंगीन की थी, ऊपर से मेरे हाथ में 10,000 रुपये, सोने की एक चैन और सोने की अंगूठी भी थी, जिसे देख देख कर मैं खुश हो रहा था। मैं वो सामान लेकर अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि सुबह जाकर चोरी के सामान में से 10% सरदार को दे दूंगा, क्योंकि हम अपनी चोरी का सामान का 10% सरदार को दे दिया करते थे। लेकिन सरदार का फ़ोन आ गया। सरदार ने हम सबको अभी रात को ही अपने पास बुलाया था। कहने लगा, आज महीने का पहला हफ्ता है और हमेशा की तरह तुम लोगों ने जो भी कमाया है उसका 10% सरदार के पास रखोगे। मैंने भी जो कमाया था वो लिया और सरदार के पास चला गया। यह हमारा एक खुफिया अड्डा था जहाँ पर इस वक्त हम 20 लोग मौजूद थे, जो अलग अलग गिरोह की शक्ल में लोगों के घरों में चोरियाँ किया करते थे। मैंने आज जो कुछ कमाया था उसमें से कुछ हिस्सा सरदार को दे दिया था। सरदार देखकर खुश हुआ था। जब मैंने घड़ी में समय देखा तो काफ़ी देर हो चुकी थी। रात के 3:30 बज रहे थे। मैंने जल्दी से मीटिंग को ख़त्म किया और फिर घर की तरफ जाने लगा। न जाने क्यों मुझे आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला है या फिर हो चुका है। इस बात में कोई शक नहीं था, आज मैंने जो कुछ किया था वो आज से पहले कभी नहीं किया था। चोरी, चकारी, मार, लूट, शराब और सिगरेट तो जैसे मेरे लिए आम बात थी, मगर जो कुछ मैंने आज उस मासूम और कम उम्र लड़की के साथ किया था इससे पहले नहीं किया था। मैंने अपने दिल को समझाया, शायद ये घबराहट इसी वजह से है। मैंने अपना सारा ध्यान अपनी पत्नी और अपनी इकलौती बेटी रिया की तरफ लगा लिया। मैंने कुछ पैसों से अपनी बेटी रिया के लिए सामान खरीदा और कुछ पैसों से सामान अपनी पत्नी के लिए भी खरीद लिया था। ये मुंबई शहर था और यहाँ पर दुकानें रात गए तक खुली रहती थीं। मैं खुशी खुशी वो सामान लेकर घर की तरफ बढ़ने लगा। मैंने जैसे ही घर के बाहर कदम रखा तो मेरे पूरे शरीर में एक कपकपाहट सी दौड़ गई थी। दिल की धड़कनें इस कदर तेज हो गई थीं, ऐसा लगता था अगर दरवाज़ा खोल दिया तो न जाने क्या कयामत टूट पड़ेगी। मैंने जैसे ही दरवाजे की कुंडी को खटखटाने की कोशिश की तो मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि दरवाजे की कुंडी तो कटी हुई थी। ये स्टील का दरवाज़ा था और मैं हैरत से उस मजबूत दरवाजे की कुंडी को देख रहा था, जिसको बड़े ही माहिर तरीके से किसी हथियार से काटा गया था। क्यों, कैसे और किसने, समझने में मुझे कुछ ही पल लगे थे। मैंने कांपते हुए पैरों के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ था। मेरी नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थीं। सर उठाकर घर का जायजा लेने की तो हिम्मत ही नहीं थी। ऐसा लगता था अगर आज मैंने नज़र उठाकर देख लिया तो मेरी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पैरों में मेरे जैसे मनो पत्थर बांधे जा चुके थे। मैंने अपने हवास ठीक किए और गहरी सांस लेकर ऊपर उठाकर अपने सर को देखा था। पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। मैंने आसपास देखा, कोई भी नज़र ना आया। मुश्किल से कदम उठाता हुआ अंदर लॉन्ज में दाखिल हुआ था। अभी लॉन्ज में कदम रखा ही था कि सामने का मंजर देखकर मेरा दिल ऐसा लगा किसी ने सीने से निकाल दिया हो। लॉन्ज की हर चीज़ बिखरी हुई पड़ी थी, आसपास गिरी पड़ी थी, सामान टूटा फूटा पड़ा था। मैं उस गिरे हुए सामान को देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब और आगे आया तो मुझे दीवार के सहारे बैठी हुई अपनी पत्नी दिखाई दी थी, जिसका दुपट्टा गिरा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा लाल था। उस पर एक अजीब सा सख्ता सा सवार था। वो एक ही जगह नजरें जमाए बैठी थी। मैं चलता हुआ उसके करीब आया, उसे कंधों से थाम कर कहने लगा, क्या हुआ है ये सब कुछ? ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? घर में क्या कोई आया था? मेरी पत्नी सख्ते की हालत में ही बैठी रही। मैं नज़र दौड़ा दौड़ा कर अपनी इकलौती बेटी रिया को ढूंढने लगा, मगर वो मुझे कहीं नज़र ना आई। मैं लंबे लंबे सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था और अपनी पत्नी को झिझोड़ कर पूछने लगा, बताती क्यों नहीं, क्या हुआ है और रिया कहाँ है? मैंने उसे जोर से झिझोड़ दिया था तो वो होश में वापस आई थी। जब उसने मुझे अपने पास देखा तो उसके होश बहाल हुए थे। रोते हुए चीखते हुए कहने लगी, सब कुछ ख़त्म हो गया। वो मुझे बताने लगी कि कुछ घंटे पहले जब रिया और मैं सो रहे थे तो घर में चोर आए थे। वो सब कुछ चुरा कर ले गए। हमारे पास उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, हमारा सब कुछ ले गए। हम किसी भी काबिल नहीं रहे।
जब मैंने ये सुना तो मेरे पैरों की ज़मीन निकल चुकी थी। ये वही समय था जब मैं किसी और के घर में डाका डाल रहा था। मेरी पत्नी रो रही थी और अपने बाल नोच रही थी। सदमा मुझे भी था, मगर मुझे मेरी बच्ची की चिंता सता रही थी। वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उसे कहा, रिया कहाँ है? मुझे रिया कहीं भी नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो? पत्नी ने जब ये सुना तो उसे एक बार फिर से सख्ता हो चुका था। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और मुंह में दुपट्टा रख कर जोर जोर से रोने लगी। मेरा दिल तो जैसे किसी ने सीने से निकाल लिया था। मैंने चीख कर पूछा, बताती क्यों नहीं, रिया कहाँ है? तो उसने कमरे की तरफ इशारा कर दिया। मैं फौरन उठा और कमरे की तरफ भागा था। हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, वहाँ पर कोई भी मौजूद न था। कमरे की हर चीज़ बिखरी हुई पड़ी थी। कीमती सामान चोरी हो चुका था, जो आज तक मैंने चोरी के पैसों से लाकर घर में सजाया हुआ था। कमरे में कोई नहीं था। हाँ, वॉशरूम का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैं धीरे से चलते हुए वॉशरूम के करीब आया तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि पूरे वॉशरूम में खून फैला हुआ था। सामने का मंजर मेरी जान निकाल गया था। मेरी बेटी वॉशरूम में गिरी पड़ी थी। उसकी कलाई पर जख्म का निशान था। खून बह रहा था और खून बहने से पूरा फर्श लाल हो चुका था। रिया मर चुकी थी, मगर मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। ये क्या हो गया था? मैंने कांपते हुए रिया की तरफ बढ़ा था। मैंने उसे हिलाने की कोशिश की, उसे आवाज़ लगाई, रिया उठो, देखो पापा आ गए हैं। लेकिन रिया ने कोई भी आवाज़ नहीं दी थी। पिछले महीने तो मेरी बेटी 16 साल की हुई थी। कितनी खुश थी वो अपने बर्थडे को लेकर, और बड़े ही धूमधाम से मैंने उसका बर्थडे मनाया भी था। लेकिन आज वो कैसी चुपचाप पड़ी थी। मैंने उसे हिलाया जुलाया, लेकिन उसने कोई भी आवाज़ नहीं दी। आवाज़ देती भी कैसे? वो तो इस दुनिया से जा चुकी थी। मैंने फ़ौरन रिया को उठाया और अस्पताल ले जाने लगा, मगर मेरी पत्नी ने मेरा हाथ रोक दिया। कहने लगी, कोई फ़ायदा नहीं, इसने उसी पल अपनी जान दे दी थी जब चोरों ने इसकी इज्जत पर हाथ डाला था। वो लोग कमरे से बाहर निकले तो मैं कमरे में गई थी, मगर रिया ने वॉशरूम में लगे शीशे को तोड़कर उसके कांच से अपनी कलाई काट ली थी। मैं सर पीटने लगा था, खुद को नोचने लगा था, अपना सर दीवार पर मारने लगा, दहाड़े मार मार कर रोने लगा था। दीवार पर सर मारने की वजह से मेरा सर फट चुका था। आखिर ये सब कैसे हुआ था? आज मैं किसी और की इज्जत पर हाथ डाल रहा था और वही सब कुछ पलटकर मेरी बेटी के पास आया था। मेरी बेटी जान की बाजी हार चुकी थी। मैं रो रो कर सारी हकीकत अपनी पत्नी को बता रहा था। मेरी पत्नी ने जब ये सुना तो मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। कहने लगी, तुझे शर्म ना आई? ये तेरे ही बुरे काम थे जिसका खमियाजा तेरी बेटी को भुगतना पड़ा। तो जैसे बाप को तो मर ही जाना चाहिए। ये बात सुबह तक पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए जब मैं पहुंचा तो वहाँ एक अर्थी और लाई गई थी। मैं तो पत्थर बना देख रहा था। मोहल्ले वालों ने पुलिस को भी खबर कर दी थी और मैं तो खुद हथकड़ी लगवाने के लिए तैयार था। शायद इसी तरह मेरे गुनाहों की माफ़ी हो सकती थी। वहाँ एक अर्थी और लाई गई थी और उस अर्थी को भी मेरी बेटी की तरह चिता के हवाले कर दिया गया था। ये उसी माँ की अर्थी थी जिसकी बेटी की इज्जत को रात को मैंने रौंद कर रख दिया था। वही बूढ़ी औरत जो मेरे आगे हाथ जोड़कर अपनी बेटी की इज्जत की भीख मांग रही थी, मुझसे विनती कर रही थी, मुझे दुहाइयाँ दे रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी थी और उसकी बच्ची की इज्जत तार तार कर दी थी। वो माँ सदमे से मर चुकी थी। मेरे पास सिवाय पछतावे और माफ़ी के कुछ भी नहीं बचा था। मुझे नहीं पता उस लड़की का क्या हुआ था। उस रात जब मैं उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, उसने मुझे रोते हुए विनती की थी कि हम माँ बेटी एक दूसरे का सहारा हैं। मेरी माँ के बिना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, और उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। पता नहीं उस लड़की का क्या हुआ था। अंतिम संस्कार में जितने भी लोग थे मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा था। मुझे कहीं भी वो लड़की नज़र नहीं आई थी। बस कुछ ही लोग थे जो शायद उसके मोहल्ले के थे। वो लोग उस औरत का अंतिम संस्कार करके चले गए थे। मैं थके हुए कदमों से घर आ गया था। मुझे किसी भी पल अब चैन नहीं आता था। मेरी पत्नी मुझसे नफरत करती है। हर वक्त मेरी मासूम भोली भाली रिया का चेहरा मेरी आंखों में घूमता रहता है। मैं रातों को चीख चीख कर उठ जाता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे रिया मुझसे चीख चीख कर अपने ऊपर हुए जुल्म का हिसाब मांग रही है। वो कह रही है कि पापा, जो भी मेरी हालत हुई उसके जिम्मेदार आप हैं। आपकी वजह से मैंने ये दर्द सहा है। मेरी पत्नी मेरे साथ रहने पर मजबूर थी क्योंकि वो बिना पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसके दिल में अब भी मेरे लिए कोई जगह, कोई सम्मान नहीं था। मैं बस अपनी ज़िंदगी काट रहा था। मैंने एक हॉस्पिटल में चपरासी की नौकरी कर ली थी। सारा चोरी चकारी का काम छोड़ दिया था। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उससे हम दोनों पति पत्नी अपना जीवन काट रहे थे। इस बात को लगभग 1.5 साल गुजर गया था।
एक दिन मैं अपने काम के अनुसार अस्पताल में सफाई कर रहा था कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई थी, जो डॉक्टर से कह रहा था, प्लीज़ मेरी पत्नी को बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं भी मर जाऊंगा। मैंने मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गया था। वो कोई और नहीं, मेरा वही दोस्त था जो उस रात मेरे साथ चोरी करने उस लड़की के घर गया था और उस लड़की की इज्जत तार तार करने पर मुझे बुरा भला कह रहा था। मैं उसके पास आ गया। उसने मुझे फ़ौरन ही पहचान लिया था, लेकिन मुझे देखते ही नफ़रत से मुंह फेर लिया। मैंने कहा, मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर दे। उस रात मैं तेरी बात मान लेता तो आज मेरे ऊपर ये कहर न टूटा होता। वो कहने लगा, लेकिन मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तेरे ऊपर क्या बीती है। हाँ, ये पता है, उस रात के बाद मैं बिल्कुल बदल गया था। मैंने अपने सारे पापों से माफ़ी मांग ली थी और आज मैं एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ। वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे अपनी पत्नी की चिंता थी, जो फिर सब पीड़ा से तड़प रही थी। उसने शादी कर ली थी और उसकी पत्नी आज एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन उसकी पत्नी की डिलीवरी में कुछ समस्याएं पैदा हो गई थीं। डॉक्टर नाउम्मीद थे कि मां को बचाना मुश्किल है और इसी वजह से मेरा दोस्त रोहित रो रहा था और डॉक्टरों की विनती कर रहा था कि उसकी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान की कृपा हुई थी कि सब कुछ नॉर्मल हो गया था। डॉक्टरों की जी तोड़ कोशिश के बाद उसकी पत्नी ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया था। उसकी पत्नी ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। वो बहुत खुश था, पूरे अस्पताल में मिठाई बांट रहा था। मैं उसके खुशी से चमकते चेहरे को देख रहा था। उसने बुराई के रास्ते को अपनाया जरूर था, लेकिन जल्दी ही उस बुराई के रास्ते से हट भी गया था और आज उसके जीवन में सच्ची खुशियां थीं। मैं उसके पास गया तो उसने मिठाई का एक टुकड़ा मेरे मुंह में भी डाल दिया। कहने लगा, जितनी भी खुशियां मेरी ज़िंदगी में हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। मैं हैरत से उसका मुंह देख रहा था। कहने लगा, मेरी पत्नी से नहीं मिलोगे? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। कहने लगा, तुम दूर से ही मेरी पत्नी को देखना, मैं नहीं चाहता तुम उसके सामने जाओ। तुम्हारे जैसे इंसान का साया भी मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे पर पड़ने देना नहीं चाहता। मैं उसकी बात पर शर्मिंदगी से सर झुका गया था। वो मुझे कमरे के सामने ले गया और एक खिड़की खोल दी और मैंने जब खिड़की से अंदर देखा तो मैं दंग रह गया था। उसकी पत्नी कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसकी इज्जत मैं उस रात रौंद आया था। आज उस लड़की के चेहरे पर सच्ची खुशी चमक रही थी। बीते हुए दर्द का कोई भी निशान उसके चेहरे पर नहीं था। शायद वो अपने गुजरी हुई तकलीफ और दर्द भरे पलों को भूल गई थी। रोहित की मोहब्बत ने उसे सब कुछ भुला दिया था। मैं एकदम ही खिड़की से हट गया था। रोहित मेरे सामने आ गया। कहने लगा, उस पूरी रात मुझे चैन नहीं आया था। पूरी रात मैं तड़पता रहा था। रह रहकर उस मासूम लड़की की चीखें मेरे कानों में सुनाई देती थीं और मैंने एक फैसला कर लिया था, उस लड़की को सहारा देने का। मैं तीसरे दिन ही उस लड़की के घर पहुंच गया था, लेकिन तब तक मुझे पता चला उसकी माँ इस सदमे में मर चुकी थी। वो अनाथ हो गई थी, उसका कोई भी नहीं था। मैंने उससे शादी कर ली और उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दी। धीरे धीरे वो सारे गम भूल गई है, मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है और मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल को आज बहुत सुकून है और मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। नंदिनी मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मत साबित हुई थी। उसके कदम मेरे घर में क्या पड़े कि मेरे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रही। आज मैं उसके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ और तुमने जो पाप किए थे उनकी सज़ा तुम भुगत रहे हो। मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे मिलने की कभी कोशिश ना की। और आगे भी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी ज़िंदगी में कभी दखलंदाजी मत करना, क्योंकि तुम जैसे इंसान से दूर रहना ही अच्छा है। ये कहकर रोहित चला गया था अपनी पत्नी और अपने बच्चे के पास। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, वो अपने बच्चे को गोद में लेकर उसके माथे को चूम रहा था। उसके बाद उसने अपनी पत्नी के माथे को भी चूम लिया था। कितना खुशहाल परिवार था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। काश मैं वो सब कुछ न करता तो मेरा भी एक खुशहाल परिवार होता। मैं थके थके कदमों से अपने घर वापस लौट आया था, जहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं था सिवाय मेरी पत्नी की नफरतों के। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी थी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।